हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 13 मई एंड 13 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, यहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, कुछ फीडबैक देना हो तो आप मुझसे मेल और ट्विटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 23 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड आई नो सबको धक धक हो रहा होगा, लेकिन देखो ये धक धक इज़ वेरी नेचुरल इफ़ यू हैव स्टडीड वेल। और मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन माय मंत्रा ये वुड बी स्टे काम। ओके, काम रहो, कंपोज रहो, जितना पढ़ा है उतने पे विश्वास रखो। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की, नए नए सोर्सेज रेफर करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको हर बार मैं कहती हूँ कि लिस्ट वगैरह जो होती है ना नेशनल पार्क्स वगैरह की, वो ज़रूर आप देख सकते हो। तो मैंने अभी तक नेशनल पार्क्स की और एक रिवर्स की लिस्ट पोस्ट करी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना, बहुत ही अच्छी लिस्ट है। आप एक बार पढ़ोगे ना, आपको अच्छा फायदा उससे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप दो दो नंबर इनसे गेन आराम से कर सकते हो। इसके अलावा अगर मुझे और लिस्ट्स मिलती हैं इस तरह की, कुछ डिसीजेस की हो गई या फिर फेयर्स वगैरह की हो गई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, उनकी अगर लिस्ट मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप लोग उसका फायदा जरूर उठा सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यूएनएचआरसी के बारे में, एशियान के बारे में देखेंगे। पॉलिटी में एक यहाँ पे डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ सेंटर दे सकता है, माइनॉरिटी नोटिफिकेशन सिर्फ सेंटर दे सकता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है, तो इसका एक एक्सप्लेनर आर्टिकल आया है, इसको देखेंगे। गवर्नेंस में हम उज्ज्वला योजना के बारे में देखेंगे। जीएस 3 में हम इकोनॉमी में देखेंगे रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। साइंस इन टेक में हम देखेंगे इवेंट होराइजन एंड ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल क्या है, इवेंट होराइजन क्या है, इनको देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, आज के ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एंड आई एक्सपेक्ट देयर आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसका आंसर जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे बात करते हैं। देखो, इवेंट होराइजन रिवील्स ट्रू कलर्स ऑफ सिगैरेटस ए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इवेंट होराइजन जो है, ये इवेंट होराइजन दो चीज़ों के नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो इवेंट होराइजन यूज हुआ है ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप या फिर आप एक ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप इसको कह सकते हो। बेसिकली ये जो इवेंट होराइजन है ना, ये 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्रुप है, ठीक है। रेडियो टेलीस्कोप्स है और ये पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इवेंट होराइजन क्या है, एक ग्रुप ऑफ रेडियो टेलीस्कोप्स है जो कि अलग अलग लोकेशंस पे लोकेटेड है। इन्होंने जो ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का ग्रुप है, इसने क्या किया था, सबसे पहली ब्लैक होल की एक इमेज लेकर हमारे पूरे वर्ल्ड के सामने रखी थी। और ये वाला ब्लैक होल कौन सा था, ये ब्लैक होल था, देखो ये ब्लैक होल था M87, ठीक है। M87 वॉज द ब्लैक होल हियर। ओके, और ये जो M87 है, ये मिजियर मिजियर 87 वाली जो गैलेक्सी है उसका ब्लैक होल है। देखो, हर गैलेक्सी के सेंटर में, ये आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन आप सभी को पता होगा, आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी में ये बताया था कि जो गैलेक्सी होती है उसके सेंटर में आपको ब्लैक होल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक होल मिला हमको मेजियर 87 के सेंटर में, M87 जो ब्लैक होल मिला था, ये भी इवेंट होराइजन ने ही इसकी फोटो खींच के दी थी। और इससे प्रूव हुआ था कि आइंस्टाइन की थ्योरी सही है। दूसरी बार फिर से इवेंट होराइजन ने ही ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है इसको सही प्रूव किया है। और यहाँ पे क्या किया है, हमारी जो गैलेक्सी, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में हमको यहाँ पे एक ब्लैक होल मिला है जिसका नाम है सेगेरिटस ए, ठीक है। सेगिटेरियस ए, सेगिटेरियस ए, ठीक है। इसका ऐसे भी लिखते हैं इसको SGRA। तो सेगिटेरियस ए जो है हमारी गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका ब्लैक होल है। ओके, तो यहाँ पे पता चला है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है, इन्होंने पहली बार रिवील किया है कि मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सेगिटेरियस ए। और इसकी फोटो खींच के इन्होंने वर्ल्ड के सामने रखी है, ठीक है। और यहाँ पे ये पता चला है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, जिससे जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो यहाँ पे फिर से प्रूव होती है। 2019 में भी जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप फैसिलिटी है, इन्होंने यहाँ पे एक M87 ब्लैक होल की यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करके वर्ल्ड के सामने रखी थी। ओके, और ये पहली पहली पिक्चर थी ब्लैक होल की जो वर्ल्ड के सामने आई थी।
जो इवेंट होराइजन है ये 300 रिसर्चर्स का एक टीम है जिसमें 8 से ज़्यादा टेलीस्कोप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पूरी जो एक्सरसाइज हुई पॉसिबल, वो क्यों पॉसिबल है और कोई टेलीस्कोप क्यों नहीं कर पा रहा है, कोई ब्लैक होल को क्यों कैप्चर नहीं कर पा रहा है इवेंट होराइजन में, ऐसी क्या बात है। तो देखो इवेंट होराइजन जो है इसका जो पावर है, इसके पास बहुत इनॉर्मस पावर है। और इस इनॉर्मस पावर के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारे टेलीस्कोप्स को साथ में असेंबल किया गया है और इन सभी टेलीस्कोप्स से मिलके एक जाइंट आई क्रिएट हुई है। जाइंट आई क्या है, ये बड़ी सी एक आई क्रिएट हुई है जो वर्ल्ड के ऊपर, जो हमारे यूनिवर्स के ऊपर एक नज़र रखती है, ठीक है। और ये जो है पूरी जो यहाँ पे ये टेलीस्कोप का ग्रुप बना है, जिसके कारण ये पूरा एक जायंट टेलीस्कोप बन पाया है इवेंट होराइजन। ये लगभग 3 मिलियन टाइम्स शार्पर इमेज देता है ह्यूमन आई से। तो हम जितना नॉर्मली देख पाते हैं ना, उससे 3 मिलियन टाइम्स ज़्यादा शार्पर इमेज ये क्रिएट करता है कौन, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। और देखो जो सेगिटेरियस ए है, आप समझ सकते हो कि ये 27,000 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो इतना दूर भी है। अब सेगिटेरियस ए को लोकेट करना, इसकी पिक्चर क्लिक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इससे पहले M87 ब्लैक होल की पिक्चर क्लिक ज़रूर करी है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने, लेकिन सेगिटेरियस ए की पिक्चर क्लिक करना ज़्यादा मुश्किल था। क्यों ऐसा था, ठीक है, क्यों ज़्यादा मुश्किल था। पहला तो जो ये सेगिटेरियस ए है ये बहुत ज़्यादा दूर था, ठीक है। एक तो दूर ज़्यादा था और दूसरी चीज़ ये देखो ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। M87 जो है, M87 जो पहले ब्लैक होल जिसका फोटो क्लिक किया है इवेंट होराइजन ने, उससे लगभग 1,000 टाइम ये छोटा है, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जब हम सेगिटेरियस ए को, जैसे मान लो ये टेलीस्कोप है और यहाँ पे सेगिटेरियस ए ये ब्लैक होल है, ठीक है। तो इसके बीच में जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में बहुत मैटर आता है जो क्लियरली इस ब्लैक होल को इमेजिन नहीं करने देता या फिर इसकी इमेज लेने नहीं देता इस टेलीस्कोप को। तो यहाँ पे क्योंकि लाइन ऑफ साइट के बीच में बहुत सारा मैटर था, छोटा छोटा मैटर था, इसके कारण भी इसकी इमेज प्रॉपरली ले पाना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इसका क्योंकि साइज इतना छोटा है, इसके कारण यहाँ पे जो गैसेस इसके आसपास घूमती हैं बहुत ही तेजी से घूमती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कारण ये भी है कि इसलिए इसका इमेज प्रॉपरली ले नहीं पा रहे थे हम, इतना टाइम इसके कारण लगा और इसलिए इतना डिफिकल्ट था ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्लाज्मा आसपास सगेरिटेरियस ए के आसपास घूमता है, वो यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे कोहेरेंट इमेज नहीं लेने देता, ठीक है। अब इसके लिए और ज्यादा सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन हमको करनी पड़ेगी और यहाँ पे इसीलिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का यहाँ पे यूज किया गया है। तो समझ गए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है, 8 टेलीस्कोप का एक ग्रुप है, नेटवर्क है, 300 रिसर्चर्स से ज्यादा इसमें लगे हुए हैं। इन्होंने ये जो इवेंट होराइजन फैसिलिटी है, इससे पहले M87 ब्लैक होल के बारे में हमको बताया था, ठीक है, जो मेजियर 87 के गैलेक्सी के बीच में है। और इस बार इन्होंने सेगिटेरियस या सेगिटेरियस जो ए है ब्लैक होल, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसके सेंटर में ढूंढा है और यहाँ से आइंस्टाइन जो है इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वापस से प्रूव की है, समझ गए। इसके बाद देखो ब्लैक होल के बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं। तो देखो ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में जो इतना डेंस होता है, जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसके पास कोई मैटर जाता है, यानी कि लाइट तक जाती है अगर उसके आसपास, तो वो लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर पाती, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो एक वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वैक्यूम क्लीनर से भी ज़्यादा प्रेशर का ऐसा और एकदम डार्क एरिया, ठीक है, जहाँ के जिसके आसपास अगर कोई जाएगा तो वो उसमें कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अगर लाइट भी जाएगी ना तो लाइट इसके बाद आपको यहाँ पे लाइट दिखेगी नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ पे बल्ब है, बल्ब की लाइट यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखेगी, ठीक है। इस इंटेंसिटी का ब्लैक होल रहता है, ठीक है। और ये ब्लैक होता है, इनविजिबल होता है। इसके आसपास एक बाउंड्री होती है, ठीक है। ब्लैक होल के आसपास एक बाउंड्री होती है, इसका नाम भी होता है इवेंट होराइजन, ठीक है। इसका नाम भी इवेंट होराइजन होता है। तो देखो दो चीजें हैं इवेंट होराइजन नाम की, एक तो टेलीस्कोप का ग्रुप है और एक ब्लैक होल की बाउंड्री है जिसका नाम है इवेंट होराइजन, ओके। ये जो है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रहता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जो भी चीज इसको क्रॉस करेगी अब वो वापस लौट नहीं सकती, अब उसको ब्लैक होल में कंज्यूम होना ही पड़ेगा, ब्लैक होल उसको सक कर देगा, ठीक है। अब इट वुड नीड टू ट्रेवल फास्टर देन अ स्पीड ऑफ लाइट टू एस्केप। तो यहाँ पे अगर किसी भी चीज को इससे बचना है तो उसको लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से मूव करना पड़ेगा, और जो कि चीज पॉसिबल है नहीं। कोई भी मैटर यहाँ पे दुनिया में लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की ही होती है और उससे ज्यादा तेजी से चलना, एस्केप कर पाना बहुत मुश्किल है, ओके। अब देखो जो भी चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है
उसकी ये किस्मत है, उसकी ये डेस्टिनी है कि वो ब्लैक होल में जाके गिरेगी ही गिरेगी, ब्लैक होल उसको कंज्यूम करेगा ही करेगा, और अल्टीमेटली एक सिंगल पॉइंट में कंज्यूम हो जाएगी जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट है, और इसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सिंगुलैरिटी, मतलब सारी चीजें आ रही हैं एक तरफ, एक रीजन में इकट्ठी हो रही है, और ये सारी मिलके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जा रही है, और ये एक पॉइंट जो है इतनी ज्यादा डेंसिटी है कि इसमें ये सारी चीजें समा जाती हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं, इस फिनोमेना को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। समझ गए? तो सिंगुलैरिटी के ऊपर पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, अब देखो ब्लैक होल के बारे में कुछ चीजें कि ब्लैक होल कब बनते हैं। ठीक है, ये तब बनते हैं जब स्टार्स की जो लाइफ है, जो स्टार की लाइफ है वो खत्म होने लगती है, यानी कि स्टार के पास जितनी भी एनर्जी थी वो उसने कंज्यूम कर ली है, अब उसके पास कुछ भी मटेरियल बचा नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो एनर्जी नहीं बची, इसलिए स्टार जो है अपने आप में कोलैप्स होना शुरू हो रहा है। जब स्टार कोलैप्स होता है तो यहाँ पे जितना भी मैटर निकलता है वो सारा का सारा एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होके जो मटेरियल बच जाता है एक्सप्लोजन के बाद, वो एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट बना देता है। ठीक है, एक्सप्लोजन जो है इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट बना देता है, और इसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अब ब्लैक होल जो है ये कई सारे तरीकों से बन सकता है। एक तो देखो स्टेलर ब्लैक होल होता है। स्टेलर ब्लैक होल जो होता है वो बंच होता है। ठीक है, कुछ सन्स, जैसे आप मान लो हमारा जो सन है, ऐसे आप 4-5 सन मिला दो, तो इसके कारण जो जितना बड़ा मास बनेगा ना, उस मास का जो ब्लैक होल होता है उसको स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। इसके अलावा सुपर मैसिव ब्लैक होल भी होता है। ठीक है, सुपर मैसिव ब्लैक होल में क्या होता है, लगभग 1000 मिलियन सन्स मिलकर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल बनाते हैं। ओके, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे हमने सिंगुलैरिटी की बात करी, तो सिंगुलैरिटी ऐसा पॉइंट होता है जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, इस पॉइंट के आसपास ही पूरी दुनिया है, इस पॉइंट में लगभग पूरी दुनिया समा सकती है, इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है इसमें। ठीक है, और देखो व्हाट वुड हैपन इफ यू टेक अ स्पेसशिप नियर ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के आसपास अगर आप एक स्पेसशिप को ले जाते हो, मान लो ये ब्लैक होल है, यहाँ से ब्लैक होल शुरू हो रहा है और यहाँ आप एक स्पेसशिप को ले गए, तो ये जो यहाँ वाला पार्ट है ना, इसको तोड़ फोड़ के भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, इतनी तेज ग्रेविटी, इतनी इंटेंस ग्रेविटी रहती है। ठीक है, इसी को हम, इस फिनोमेना को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, स्पेगेटिफिकेशन। ठीक है, जो ये तोड़ फोड़ के भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है ना, इसको स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, मतलब पीसेस में डिवाइड कर दिया आपने और उसके बाद आप अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो ब्लैक होल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक होल जब इस तरह से कंज्यूम कर देता है अपने आसपास के मैटर को, उसको कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की, ऑन द क्वेश्चन ऑफ नोटिफाइंग माइनॉरिटीज। तो बेसिकली पूरा क्या आर्टिकल है, मुद्दा क्या है, समझो इसको। माइनॉरिटी क्या होते हैं, माइनॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड है नहीं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, माइनॉरिटी जो है हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से में मेंशन है, 29 एंड 30 में। ठीक है, 29 में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, आर्टिकल 29 जो है वो वैसे ज्यादा ब्रॉडर है। ठीक है, 30 जो है ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है, अब अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ओके, अब यहाँ पे 29 और 30 चलो पहले दिखाई देती हूँ कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो देखो आर्टिकल 29 जो है वो क्या बोलता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो बेसिकली यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि अपनी वो लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया था, तो यहाँ पे कहा था एनी सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा राइट है सिर्फ माइनॉरिटीज तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, इसमें कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन आ सकता है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग जब हम बोलते हैं कि जब जनरली स्पीकिंग यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों आती हैं। आर्टिकल 30 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो जितनी भी माइनॉरिटीज होती हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। तो ये वाला जो आर्टिकल 30 है, दैट दिस इज फॉर जस्ट माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज के लिए है। इसके बाद 350 बी है। 350 बी जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, और इसमें एक ऑफिसर बनाया गया जिसका नाम है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये जो स्पेशल ऑफिसर रहेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का, ये बेसिकली क्या करेगा, कंजर्व करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल ऑफिसर होगा ये इन्वेस्टिगेट करेगा सभी मैटर्स को, और साथ में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे जो भी प्रोविजन है वो यहाँ पे करता है कौन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 29 क्या है, 30 क्या है एंड 350 बी क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, आगे बात करते हैं। देखो अब आर्टिकल पे आते हैं। बेसिकली क्या हुआ, मुद्दा ये हुआ कि सेंटर जो है,
अभी तक देखो हमारे देश में 6 माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज। कौन कौन सी हैं देखो, 6 माइनॉरिटीज हमारे यहाँ पे है। एक तो मुस्लिम है, ठीक है, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख हैं, फिर जैन है, बुद्धिस्ट हैं, और इसके अलावा पारसीज हैं, ठीक है। तो ये 6 माइनॉरिटीज हमारे देश में है। अब इसमें जो जैन जैन कम्युनिटी है ना, इसको 2014 में ही दर्जा मिला है। इसके पहले ये सारी जो 5 कम्युनिटीज है, इसको सेंटर दर्जा दे चुका था, अपना माइनॉरिटी स्टेटस था, ठीक है। तो अभी कुल मिला के जो 6 माइनॉरिटीज हैं, ये किसने नोटिफाई किए? सेंटर ने नोटिफाई की। अभी कुछ समय पहले सेंटर ने ये भी बोला था कि स्टेट चाहे तो स्टेट भी यहाँ पे नोटिफाई कर सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक सेंटर ने ही मॉनिटर, यहाँ पे सेंटर ने ही नोटिफाई करी है माइनॉरिटी स्टेटस को। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाता है, और पिटीशन में ये कहा गया कि यहाँ पे सिर्फ सेंटर के पास कैसे हक है माइनॉरिटीज को नोटिफाई करने का। तो पिटिशनर जो है उनका कहना बेसिकली ये है कि स्टेट्स के पास ये हक होना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मान लो कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो मेजोरिटी में है, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स मेजोरिटी में है। नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे क्रिश्चियंस मेजोरिटी में है। तो ऐसे में यहाँ पे भी ये जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन है, इनको माइनॉरिटी का फायदा मिल रहा है, माइनॉरिटी टैग का फायदा मिल रहा है, ठीक है, माइनॉरिटी स्टेटस का फायदा मिल रहा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए। अब इन एरियाज में जैसे हिंदूज हो गए या पारसीज हो गए, पारसीज को तो चला मिला हुआ है, हिंदूज को नहीं मिला है। तो कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे हिंदूज खुद माइनॉरिटी में है, और जो माइनॉरिटी जिनको मिला हुआ है टैग, वो एक्चुअल में मेजोरिटी में है। तो उनको एक्चुअल में देखा जाए, जस्टिस देखा जाए, तो फायदा किसको मिलना चाहिए? जो एक्चुअल में माइनॉरिटी में, न्यूमेरिकली भी और सोशल एजुकेशनल वाइज भी आप देखोगे, सोशल इकोनॉमिक वाइज भी देखोगे, तो जो लोग जिनका डोमिनेंस कम है न्यूमेरिकली भी और सोशो इकोनॉमिकली भी, उनको यहाँ पे माइनॉरिटी टैग मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये रीजन बाय रीजन डिसाइड होना चाहिए ना। यहाँ पे सेंटर ने अगर पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए कुछ माइनॉरिटीज डिसाइड कर ली, तो अब कोई रीजन है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, फिर भी उनको वहाँ पे मुस्लिम होने के बाद भी माइनॉरिटी का फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द रिलीजन, इट इज अबाउट द फैक्ट, ठीक है। कि यहाँ पे मान लो हिंदूज हिंदूज किसी रीजन में ज्यादा है तो वो मेजोरिटी है, दूसरे माइनॉरिटी है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी को अगर फायदा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल पारसीज हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, मुस्लिम हो गए, इनको अगर ऐसे रीजन में माइनॉरिटी का फायदा मिलता है तब तो सही है। लेकिन जहाँ ये मेजोरिटी में, वहां पे इनको ना मिलके जो माइनॉरिटी में उनको मिलना चाहिए, ये कहना है किसका? पिटिशनर का। तो पिटिशनर ने बेसिकली ये कहा है। अब पिटिशनर ये भी कहते हैं कि यहाँ पे एक और केस आया था जिसका नाम है टी एम पाई केस, ठीक है, टी एम पाई फाउंडेशन केस था, ये 2002 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा कि माइनॉरिटी स्टेटस किसको देनी है। माइनॉरिटीज जो है वो स्टेट बाय स्टेट बेसिस पे दिया जाएगा टैग, ठीक है। होल इंडिया के लिए माइनॉरिटी टैग नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले ही। इसके बाद सेंटर ने कई सारे नोटिफिकेशन लाया है, जिसमें भी कि हमने ऐसा देखा कि मेजोरिटी यहाँ पे मेजोरिटी में है, जो माइनॉरिटी स्टेटस जिनको मिला हुआ है वो खुद मेजोरिटी में है। ऐसी जगहें भी हमने देखी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो नॉन डोमिनेंट जो है उनको बेसिकली यहाँ पे ये माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, ये कहना है पिटिशनर का, ठीक है। अब सेंटर ने क्या बोला? सेंटर ने बोला कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई है इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो राइट सेंटर का ही होना चाहिए। अब देखो सेंटर ने इसके लिए 2 एफिडेविट सबमिट करे हैं, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। पहला एफिडेविट जो इन्होंने दिया, इन्होंने बोला कि जो सेंटर है वही डिसाइड करेगा माइनॉरिटीज को, और वो भी नेशनल लेवल पे ही, ठीक है। और जो दूसरा एफिडेविट दिया है उसमें सेंटर को खुद क्लियर नहीं कि बेसिकली वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम नेशनल लिस्ट निकालेंगे माइनॉरिटीज की, बाकी आगे आगे देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सेकंड एफिडेविट है ना, उसमें क्लियर ही नहीं है कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है सेंटर, ठीक है। अब जो पहली वाली है, इसके साथ यहाँ पे ये कहा है एफिडेविट के साथ कि सेंटर ने यहाँ पे जब भी माइनॉरिटीज के बारे में बात करी है, माइनॉरिटीज डिसाइड करी है, वहाँ पे स्टेट्स का भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लिया है, स्टेट से भी कंसल्टेशन लिया है। और अभी कुछ समय पहले क्या किया था, सेंटर ने स्टेट्स को भी ये पावर दी थी कि वो चाहें तो माइनॉरिटी स्टेटस किसी को भी, किसी भी कम्युनिटी को दे सकते हैं। तो सेंटर यहाँ पे कहता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी दिया है यहाँ पे ज्यूज को माइनॉरिटी का स्टेटस, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे कई सारी माइनॉरिटीज यहाँ पे नोटिफाई की हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम स्टेट से पावर छीन रहे हैं, ये कहा है किसने? सेंटर ने। तो अब देखो आगे क्या होगा, आगे देखना ये होगा कि बेसिकली सेंटर का एग्जैक्टली कहना क्या है, क्योंकि सेकंड एफिडेविट जो इन्होंने दी है काफी एम्बिगस है, ठीक है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन उसमें। तो यहाँ पे सेंटर ने बेसिकली ये कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि हम यहाँ पे सोशियोलॉजिकल और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम आपको एक फाइनल रिपोर्ट देंगे कि हमारा क्या कहना है, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि दो द पावर इज वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, it would consult the states and other stakeholders also।
तो यहाँ पे सेंटर ये कहता है कि हालांकि पावर हमारे पास है, लेकिन कभी भी हम अपनी मर्जी से किसी को भी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे देते। हमको जब भी माइनॉरिटी स्टेटस देनी होती है तो हम उस पर्टिकुलर स्टेट से जरूर कंसल्ट करते हैं, और जो भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी कंसल्ट हम करते हैं। तो ये था पूरा माइनॉरिटीज के ऊपर आर्टिकल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। उज्ज्वला एलपीजी स्कीम 90 लाख बेनिफिशियरीज डोंट टेक रिफिल्स। तो देखो देखने को मिला है ये कि उज्ज्वला स्कीम क्या है। उज्ज्वला स्कीम जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी इसको कहा जा रहा है, ठीक है। इस स्कीम में क्या हुआ, इस स्कीम में बेसिकली कोशिश ये की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं और कुछ कुछ अर्बन हाउस होल्ड में भी, जहाँ पे भी चूल्हा जो है, जो हमारा एक्चुअल जो गैस हम यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर, जहाँ पे एलपीजी यूज ना हो के जो ट्रेडिशनल मेथड यूज हो रही है ना, जैसे कि मान लो कंडे वगैरह जलाते हैं, ठीक है, कुछ कोल जलाते हैं, ये सब जला के, ठीक है, कुछ गोबर वगैरह जला के यहाँ पे उसके ऊपर रिलाई करते हैं, तो इनके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत होता है। और इस एयर पॉल्यूशन के कारण विमेन जो है, घर की विमेन जो खाना वगैरह पकाती हैं, इस तरह के फ्यूल पे काम करती हैं, उनकी हेल्थ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो यहाँ पे कोशिश ये की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि यहाँ पे क्लीन फ्यूल दिया जा सके, सभी घरों तक पहुंचाया जा सके, सो दैट यहाँ पे विमेन की हेल्थ भी प्रॉपर इंश्योर हो सके। तो एलपीजी सिलेंडर इसलिए इसका कनेक्शन गवर्नमेंट सभी को दे रही थी। तो पहले जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थी तो इसमें बोला गया था कि 5 करोड़ हाउस होल्ड हैं जिन तक हम यहाँ पे ये एलपीजी कनेक्शन पहुंचाएंगे। उसके बाद उज्ज्वला 2.0 आई और इसमें बोला गया कि हम 8 करोड़ घरों तक ये जो एलपीजी कनेक्शन ये पहुंचाएंगे। अभी यहाँ पे ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसीलिए कि यहाँ पे टारगेट था कि हम यहाँ पे 8 करोड़ घरों तक ये उज्ज्वला योजना को पहुंचाएंगे, ठीक है। अब ये 8 करोड़ घरों ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बेनिफिट तो ले लिया, कनेक्शन तो करवा लिया, एक बार गैस सिलेंडर यहाँ पे मुफ्त मिलता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा देके गैस सिलेंडर मिल जाता है, तो यहाँ पे गैस सिलेंडर भी ले लिया, लेकिन कभी भी उसके बाद उसको रिफिल नहीं कराया। ऐसी जनता है 90 लाख। तो लगभग 8 करोड़ में से 90 लाख जनता ऐसी है जिसने कभी भी उसको रिफिल नहीं कराया, ठीक है, किसको, गैस सिलेंडर को। तो यहाँ पे हमको कंसर्न का इशू ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज सामने ये आती है कि कोविड के दौरान ऑलरेडी सबकी तंगी चल रही थी इकोनॉमिक तौर पे, ठीक है। अब ऐसे में ये जो रिफिल कराने वाला इशू है वो एक इशू बड़ा हो गया था। हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश यहाँ पे की कि यहाँ पे जितने भी लोगों को कनेक्शन मिला है एलपीजी कनेक्शन, उसको यहाँ पे गैस सिलेंडर भी मिल सके, लेकिन देखो फिर भी 90 लाख लोग जो है वो यहाँ पे रह गए, चूक गए रिफिल कराने से अपने सिलेंडर्स को। ओके, तो देखो उज्ज्वला योजना के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आई थी, 2016 मई में आई थी। एलपीजी यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने थे यहाँ पे पुअर हाउस होल्ड्स को, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे ये काम करने वाली थी। यहाँ पे डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन होंगे और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी 1600 रुपए की, ठीक है। तो सेंटर ना सिर्फ आपके घरों में एलपीजी कनेक्शन लगा रही है, साथ में 1600 रुपए भी आपको दे रही है, सो दैट आप आगे गैस सिलेंडर खरीद पाओ। ओके, तो यहाँ पे टारगेट था 5 करोड़ फैमिलीज तक पहुंचने का, ठीक है। आगे जाके ये टारगेट जो था 8 करोड़ फैमिलीज तक हमने एक्सपांड किया था, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला तो विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है यहाँ पे जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, जो अनक्लीन फ्यूल यूज करने के कारण हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, उसको ठीक करना। जो डेथ्स हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, इसको कम करना। उसके बाद जो यंग चिल्ड्रन है उनको भी यहाँ पे रेस्पिरेटरी इलनेस से बचाना, क्योंकि कई सारी जगहों पे देखा गया है, स्पेशली रूरल इंडिया में देखा गया है कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है और जो विमेन की डेथ ज़्यादा होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन का क्या मतलब है, घर के अंदर एयर पॉल्यूशन कैसे होगा, जब आप अनक्लीन फ्यूल यूज करोगे, ठीक है, जिसमें बहुत धुआं होता है, वैसा फ्यूल यूज करोगे तो इंडोर पॉल्यूशन होता है, और इसके कारण बच्चों की भी और मदर्स की भी जान जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक तो आपके घर में 18 ईयर्स के ऊपर एक महिला होनी चाहिए और उन्हीं के नाम पे आपको ये एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, और ये महिला जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड से आना चाहिए। तीसरा ये कि यहाँ पे एप्लीकेंट के हाउस होल्ड में पहले से एलपीजी कनेक्शन ना हो। चौथा ये कि जो हाउस होल्ड इनकम है फैमिली की पर मंथ, वो यहाँ पे जो भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है उससे कम हो। ओके, और एप्लीकेंट जो है वो किसी भी ऐसी सेम स्कीम का फायदा पहले से ना उठा रहा हो। फिर उज्ज्वला 2.0 भी आती है। 2.0 में कुछ एडिशनल प्रोविजन रखे गए। इसमें ये कहा गया कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है अब उनको एड्रेस प्रूफ दिखा के एलपीजी कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके इनको रहना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ। अब यहाँ पे अगर ये रहेंगे, ये देखो मान लो कि ये एमपी के माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो जाके दिल्ली में रह रहे हैं,
ठीक है। अब दिल्ली में इनको फायदा मिल ही नहीं सकता क्योंकि ये है एमपी के, तो एमपी गवर्नमेंट इनको फायदा दे सकती है। तो ऐसे में ये चीज, ये जो प्रोविजन था इसको हटा दिया गया है और बोला गया है कि माइग्रेंट वर्कर्स को जहाँ पे भी है बिना एड्रेस प्रूफ के यहाँ पे उनको इस उज्ज्वला योजना का फायदा इधर मिल पाएगा। तो यानी कि अब दिल्ली गवर्नमेंट भी यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन इनको दे पाएगी। ओके। और द वर्कर्स वुड ओनली बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द रेसिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे इनको सिर्फ एक सेल्फ जो डिक्लेरेशन है खुद से यहाँ पे अटेस्ट करके एक रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था उज्ज्वला 2.0। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन्स टू एन ऑलमोस्ट 8 ईयर हाई एट 7.8%। तो 8 सालों में, 8 ईयर्स में सबसे ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है जो कि है 7.8%। ठीक है, लगभग 8% हो गया है। और ये जो है, ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है मेजॉरिटी तौर पे आप देखोगे तो ये फूड इन्फ्लेशन के कारण आया है। ठीक है। अब इसके कारण बहुत सारे फीचर्स पीछे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक तो इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे यूक्रेन रशिया वाला जो संकट है गहराता ही जा रहा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड है उसका भी मार्केट अभी प्रॉपरली रिकवर हुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ये सारे कारण है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा कारण है डिमांड। डिमांड ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है। अब देखो एक चीज यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है हमारी, कि यहाँ पे देखो हमारा इंडिया जो है ना फिर भी बाकी कंट्रीज से अभी अच्छी हालत में है। क्यों? क्योंकि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जैसे यूएस वगैरह, वहां पे एकदम से इकोनॉमी रिकवर कर गई। ठीक है। एकदम से रिकवर करने के कारण एकदम से डिमांड बढ़ गई। ठीक है। और एकदम से इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। ओके। इंडिया में क्या हुआ है, डिमांड ग्रेजुअली बढ़ी है। ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रेजुअली रिकवर किया और इसीलिए यहाँ पे डिमांड धीरे धीरे बढ़ी है। और डिमांड धीरे धीरे बढ़ने के कारण यहाँ पे इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ा है। और ये वो इन्फ्लेशन है जो लोअर लेवल वाले, जो जो हमारे लोअर क्लास है या फिर जो ऐसा वर्ग है, जो पुअर वर्ग है हमारे देश का, उसको इम्पैक्ट ज्यादा नहीं करेगा ये इन्फ्लेशन। ये कहना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। अच्छा, जो हम इकोनॉमी के रिकवर करने की बात करें, वो किससे रिकवर करने की बात करें? कोविड 19 का जो इकोनॉमिक क्रंच आया था उससे निपटने की हम यहाँ पे बात करें कि किससे रिकवर किया है। इकोनॉमिक क्रंच से, जो कोविड में आया था उससे रिकवर किया है हमारी इकोनॉमी ने। ओके। तो कुल मिला के देखो तो ये 7.8% हो गया है। ठीक है। रूरल इन्फ्लेशन आप देखोगे तो 8.4% हो गया। तो रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन और ज्यादा है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है हमारा। ठीक है। हमारे जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, इन्होंने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये जो है 6 मेंबर्स की कमेटी है और इनका काम ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपने सामने एक टारगेट रखा था जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे जो हमारा इन्फ्लेशन रहेगा उसको 2 से 6% तक हमको रखना है। ठीक है। तो इतनी ही रेंज थी और इस रेंज से बहुत बाहर निकल चुका है हमारा आज का इन्फ्लेशन, जो कि हो गया 7.8%। ओके। तो ये थी पूरी न्यूज। अब देखो इन्फ्लेशन होता कैसे है, इसके तरीके देख लो। इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली ये देखो, महंगाई होना इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब किसी भी चीज का, जैसे मान लो आप अनियन खरीदने गए, आप टमाटर खरीदने गए, ब्रेड खरीदने, तो आप ऐसा कुछ भी खरीदने गए और यहाँ पे आपको वो चीज, उसकी डिमांड इतनी है कि आप पहले गए तो आप एक इंसान थे और अब 10 लोग वही सेम चीज मांग रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी सेम चीज की, है ना? तो डिमांड जब बढ़ती है तो भाव भी बढ़ते हैं। आपने देखा होगा लोगों में भी ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ती है, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और आपके फिर भाव भी बढ़ जाएंगे, आपका नेचर भी बदल जाएगा और आपसे लोग मिलना चाहेंगे खुद से। ठीक है। अभी आप लोगों के पास जाते हो, अभी आप अपने दोस्तों को फोन लगाते हो, बाद में वो आपको फोन लगाएंगे। ठीक है। तो इसलिए भाव बढ़ जाते हैं जैसे ही डिमांड बढ़ती है। अब देखो इन्फ्लेशन जो है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन के 3 तरीके होते हैं, 3 तरह से इन्फ्लेशन आता है। एक होता है डिमांड पुल। ठीक है। जैसे ही मान लो, अब देखो यहाँ पे कोई, यहाँ पे मॉल है, मॉल में पहले नॉर्मल शॉप थी। ठीक है। मॉल के अंदर एक शॉप थी जहाँ शूज बिकते थे। अब यहाँ पे एक बैनर लगा दिया गया, एक्सक्लूसिव स्नीकर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे एक्सक्लूसिव स्नीकर्स लगा दिया, सब लोग आ गए, इकट्ठा हो गए कि हाँ हाँ हम एक्सक्लूसिव स्नीकर्स लेंगे। तो यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हो गए और इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ गई। 100 रुपए का स्नीकर अब 150 रुपए में बिक रहा है या डॉलर्स में बिक रहा है, जो भी है। ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ती है तब भी इसके प्राइसेस बढ़ते हैं। जब कॉस्ट पुश होती है, कॉस्ट पुश यानी कि जैसे मान लो ये बलून्स पहले $5 के बिक रहे थे, अब $10 के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैस भरते हैं, ये हीलियम गैस जो इसके अंदर भरते हैं, वो महंगी हो गई है। तो जो सप्लाई साइड है वो महंगा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है फाइनल, उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन आता है। और तीसरा होता है बिल्ट इन।
जब वेजेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है, जब वेजेस बढ़ते हैं तब उस साइड पे प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं। तो जब वेजेस बढ़ेंगे लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी, और लिविंग कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं। देखो इन्फ्लेशन जो है दो, तो ये इन्फ्लेशन जो है दो तरह से नापा जाता है। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दो तरीके हैं जिससे इंडेक्स, जिस इंडेक्स के बेसिस पे यहाँ पे इन्फ्लेशन नापा जाता है। कहाँ पे? इंडिया में। ओके, तो एक होता है कंज्यूमर प्राइस, एक होता है होलसेल प्राइस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप सभी को समझ पा रहे हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं रिटेल में, उसके प्राइसेस में जो चेंज होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या आएगा? जो भी होलसेलर को जो दाम पड़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई दुकान खोल ली, आप पार्ले जी बिस्किट का एक पूरा कार्टन लेने चले गए, ठीक है, तो आप होलसेलर से ले रहे हो, तो उसके दामों में जो चेंज आता है उसको हम यहाँ पे WPI से नापते हैं। ओके, इसके बाद देखो जो CPI है ये मंथली बेसिस पे आता है, WPI वीकली बेसिस पे आता है। CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए होता है, WPI सिर्फ गुड्स के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे CPI जो है इसमें 8 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स और गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, फ्यूल होता है, पावर हो गया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसका बेस ईयर जो है कैलेंडर ईयर रहता है, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक यहाँ पे देखा जाता है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर रहती है फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि मार्च से अप्रैल तक देखा जाता है। ओके, उसके बाद इट इंक्लूड्स द फाइनल स्टेज। यहाँ पे फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इसके बाद देखो CPI जो है ये जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जबकि WPI जो है ये होलसेल प्राइसेस की मार्क, यहाँ पे इनको ट्रैक करता है, इनको मार्क करता है। ठीक है, तो WPI इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द होलसेल वर्कर्स, एंड CPI इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर्स। ऑलराइट, तो इन्फ्लेशन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। UN मल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू रशियन वॉर क्राइम्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, ठीक है, उसमें यूक्रेन जो है उनका कहना यह है कि इन्होंने, रशिया जो रशियन आर्मी है, इन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत एट्रोसिटीज करी है, आके हमारे लोगों को मारा है, और बेसिकली वॉर क्राइम्स इन्होंने करे हैं। ठीक है, वॉर क्राइम्स में इंडल्ज हुए हैं। अब वॉर क्राइम्स क्या होता है कि वॉर के दौरान आप सिविलियंस को मारते जाओ, ठीक है, बिना मतलब। ओके, उसके बाद जो आर्म्ड पर्सनल्स हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया उनको मारते जाओ, इस तरह के जो है वॉर क्राइम्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो यूक्रेन जो है वो UN में एक रिजोल्यूशन लेकर आई कि यहाँ पे रशिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए कि इन्होंने वॉर क्राइम्स करे हैं यूक्रेन में। ठीक है, और इसी रिजोल्यूशन को 50 से ज्यादा कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया है। अब इसी के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो यहाँ पे डिसाइड करने वाली है कि क्या इनके अगेंस्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हमको लॉन्च करना है या नहीं करना है, कि क्या रशिया ने एक्चुअल में वॉर क्राइम्स करे हैं या नहीं, इसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं, ये अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हमको बताएगी। ठीक है, तो न्यूज इतनी सी है, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जानना। ओके, तो देखो ये जो UNHRC है ये 2006 की बॉडी है। ठीक है, UN का ही पार्ट है ये, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज नाम से क्लियर है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, और जहां पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इसके साथ यहाँ पे एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी ये सबमिट करती है। ठीक है, UN मेंबर्स के अंतर्गत सारे के सारे UN मेंबर्स जो है वो इसके साथ मिलके एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, जिसमें देखते हैं कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है वो देखते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं हो तो नहीं रहा। इसके अंतर्गत 47 मेंबर्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे रीजन बेसिस पे ये 47 मेंबर्स का यहाँ पे इलेक्शन होता है, और ये कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? 3 साल के टेन्योर के लिए, तो 3 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 ईयर्स का टेन्योर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विद अ मैक्सिमम ऑफ 2 consecutive टर्म्स। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने। इनका टेन्योर जो होता है 3 साल का टेन्योर होता है, और यहाँ पे 2 consecutive टर्म ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब मान लो अगर इंडिया इस बार मेंबर है, इंडिया अगले बार भी इलेक्ट होकर आता है, उसके बाद इंडिया उसके अगले बार इलेक्ट होकर नहीं आ सकता, फिर ब्रेक की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो 3 साल का टेन्योर है, 2 बार कंजिक्यूटिवली इलेक्ट होकर आ सकते हैं। ओके, अच्छा ये एक साल में कम से कम 3 बार मिलते हैं। ठीक है, 3 times इन अ ईयर ये मिलते हैं। ओके, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी मैं कोशिश करूंगी आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी भी एक लिस्ट भेजूंगी मैं आपको टेलीग्राम पे ही, उसको आप जरूर पढ़ लेना। इस पे से क्वेश्चन आप यूपीएससी प्रीलिम्स में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, सीकिंग टू काउंटर चाइना, बाइडेन होस्ट एशियन लीडर्स। तो देखो अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है वॉर, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना किसकी साइड है? चाइना रशिया की साइड है, और वेस्ट जो है US जो है वो किसकी साइड है? यूक्रेन की साइड है।
अब बाकी सारा जो वेस्ट है, बाकी सारी जो वर्ल्ड है, वो चाइना को मिलकर धमका रहे हैं कि तुम रशिया का साथ कैसे दे रहे हो। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, है ना। तो यहाँ पे चाइना को मिलकर धमका रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम करोगे तो हम ट्रेड रोक देंगे, ये सब चीजें कर देंगे। अब देखो अंदर की बात हमको भी पता है कि यूएस को ज्यादा मतलब है नहीं रशिया और यूक्रेन से। यूएस को अपने आप से इंटरेस्ट है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट से मतलब है उसको। और यही होती है रियलिस्ट पॉलिसी, ठीक है, रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी यही तो होती है, हम भी इसको ही फॉलो कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस बेसिकली चाइना को काउंटर करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना आगे जाके एक पोटेंशियल वर्ल्ड पावर के फॉर्म में उसको दिख रहा है। ठीक है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को तो साथ में ले ही रहा है यूएस, साथ में एशियान को साथ में लेना चाहता है। अब एशियान क्या है? एशियान 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये, जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और ये पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एशिया पैसिफिक के रीजन में आपको देखने को मिलती है 10 कंट्रीज। इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोटो याद रखना, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और इसका सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया जकार्ता में। अब देखो यहाँ पे एशियान जो है, इसके बारे में पहले देख लो। तो यहाँ पे देखो ये 10 कंट्रीज आपको दिखेंगी। सबसे पहले ये देखो म्यांमार है, फिर यहाँ पे थाईलैंड है, फिर यहाँ पे मलेशिया है, ऊपर लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे हो सिंगापुर है, फिर ये पूरा इंडोनेशिया है, यहाँ पे ब्रूनई है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिलीपींस है। तो ये 10 कंट्रीज मिलके एशियान को बनाती हैं। ओके, अब एशियान के यहाँ पे ऊपर देखोगे, यहाँ पे पड़ता है चाइना। ओके, तो चाइना जो है इसका बहुत ज्यादा नेबर है एशियन का, एशियन कंट्रीज का। इसीलिए यूएस इनके साथ अच्छे रिलेशन निभाना चाह रहा है। अब एशियन की बात करें तो देखो 1967 में एशियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एशियन डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन से। और यहाँ पे देखो फाउंडिंग फादर्स कौन कौन थे एशियन के? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो मिस्ट पी से। ठीक है, मिस्ट पी। तो मिस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस, ये जो है इन सभी ने मिलके एशियन को बनाया था। धीरे धीरे और मेंबर्स जुड़ते गए। ठीक है, और क्या कहते हैं ना, कारवां बनता गया। तो यहाँ पे ये कुल मिला के 10 मेंबर्स अब हो गए हैं इसके। अब देखो ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे यूएस जो है, यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन जी जो है, वो यहाँ पे चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। इसीलिए एशियन के साथ अब अच्छे रिलेशन ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि अभी यूएस की जो है, यूएस के प्रेसिडेंट की मीटिंग है एशिया के सारे मेंबर्स के साथ। और यूएस जो है जहाँ पे पीछे रह गया है, कहाँ कहाँ पे पीछे रह गया है? जब ट्रम्प थे तो वो यहाँ पे एशियान के साथ अच्छे रिलेशन निभा नहीं पाए। क्यों नहीं निभा पाए? एक तो इन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होने वाली थी, उससे यहाँ पे बैक ऑफ कर दिया। ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बैक ऑफ कर दिया। पेरिस क्लाइमेट पैक्ट से भी इन्होंने बैक ऑफ कर दिया था। एशियन काफी प्रमोट कर रहा था पेरिस क्लाइमेट पैक्ट को। उसके बाद यहाँ पे आरसीईपी बना। ये क्या है? देखो ये ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप है या फिर जो आरसीपी, ये क्या है? ये बेसिकली फ्री ट्रेड के लिए यहाँ पे एक तरह का फ्री ट्रेड के लिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट बन रहा था, उसी को हम आरसीईपी और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कह रहे हैं। तो दोनों का ही पार्ट नहीं बन पाया यूएस। ओके, और चाइना इनका पार्ट बन गया। तो कुल मिला के चाइना ने यहाँ पे बाजी मार ली यूएस की जगह। अब यहाँ पे यूएस ये सारी चीजें सही करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे सारे जो भी चीजें गलत हो गई है, सारी जो भी गलतियां हो गई है उसको ठीक करना चाहता है। और इसीलिए यूएस अब जो है एशियन के साथ इंगेज करना चाहता है खुद को। ओके, और ऐसे में अच्छा एक चीज और, इंडिया भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि इसके साथ जुड़ जाए। तो बाइडेन जी ने एक यहाँ पे प्रपोजल रखा है, क्या रखा है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो बाइडेन ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक बनाएंगे, इकोनॉमिकली एशियन और यूएस जो है वो इसमें जुड़ेंगे। तो इंडिया भी इस पे सोच रहा है कि हम भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बताई गई है, एशियन का एक फॉर्मूला है जिसको 5 पॉइंट फॉर्मूला कहा जा रहा है, 5 पॉइंट कंसेंसस कहा जा रहा है। 5 पॉइंट कंसेंसस, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है म्यांमार से। म्यांमार में आप सभी को पता है कि जनता गवर्नमेंट चल रही है। जनता गवर्नमेंट हमारा इंडिया वाला, हिंदी वाला जनता गवर्नमेंट वो नहीं है कि पब्लिक की गवर्नमेंट, ऐसा नहीं। जनता का यहाँ पे मतलब है मिलिट्री रूल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस मिलिट्री रूल को खत्म करने के लिए और यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाहती है एशियन जो कंट्री है। इसीलिए वो ये 5 पॉइंट कंसेंसस लेकर आई है। तो अगर आपसे प्रीलिम्स प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि ये 5 पॉइंट कंसेंसस किससे रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए कि एशियन का है 5 पॉइंट कंसेंसस, और यहाँ पे म्यांमार में जो टर्मोइल चल रहा है उसको खत्म करने के लिए कंसेंसस लाया गया है। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, अब कल के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। तो देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में कैसे पता चलता है?
पहला है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। देखो यहाँ पे आप देखोगे चारों ऑप्शन है सही, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कोर समझना है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ पे समझो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का अपोजिट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आप देखोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ओके। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। अब यही चीज आपको ऑप्शन में ढूंढनी है। अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है कि लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ये देखो ऑप्शन सही है कि लोग ही यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी को दिखा रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहा है। दूसरा भी सही है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, तीसरा भी सही है कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये तीनों जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं अलग अलग चीजों की तरफ। चौथा जो ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये है इशारा कर रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, एग्जीक्यूटिव को, ओके। और लोकसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेजिस्लेटिव को। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी, ओके। सेकंड क्वेश्चन है डीपीएसपी के बारे में। पहला ऑप्शन है हमारा दैट दिस प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये सही है। देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, और जो डीपीएसपी है ये हमको सोशो इकोनॉमिक राइट्स देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि ये जो प्रोविजन है ये जो है किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जो डीपीएसपी है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2, ओके। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।